हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं एमपीपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के क्वेश्चन पेपर का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में हमने 1 से लेके 100 तक 1 to 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इस पे हम 101 से 200 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। अभी देखो पैटर्न तो बदल चुका है, आपको पता ही है। 50 क्वेश्चन जीके का एमपीपीएससी में पूछता है, 150 क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट से। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो जीके का पोर्शन है वहां से 50 क्वेश्चन कंपलसरी होता है ना। डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए तैयारी कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस बॉटनी का कोई भी एग्जाम, देखो ये हमारा एफ है, बॉटनी द बर्निंग डिजायर। यहाँ पे जाओगे आपको बॉटनी का बैच मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया बैच, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। आप ज्वाइन कर सकते हो फिलहाल में रैंकर्स बैच। ठीक है, चलो आओ हम अपने क्वेश्चन पे लौट जाते हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पूरा वीडियो देखना। आंसर सिर्फ नहीं, हम पूरा एक्सप्लेन भी करते हैं, ऑप्शन के बारे में भी बताते हैं आपको, ताकि आपको और अच्छे तरीके से चीजों को सीखने में मदद मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि कोलीफेज इंटू 174 जो वायरस है, या हम इसको कहें 5 into 174, 5 into 174 कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है। ठीक है, जैसे M13 करके हो गया, या M13 यहाँ भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और बाकी के जो वायरस जैसे रियो वायरस हो गया, WTB हो गया, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑथर कौन है डी वेजिटेलिस का। ठीक है, आथर कौन है डी वेजिटेबिलिस का आथर, तो डी वेजिटेबिलिस का आथर है अल्बर्ट मैग्नस। कौन है भाई, अल्बर्ट मैग्नस है। लिनियस ने देखो सिस्टमा नेचुरी लिखा था, आपको पता होगा, तो ये बात आप याद रखना। कैरियोप्सिस फ्रूट जो है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैरियोप्सिस फ्रूट कहाँ पे मिलता है। तो कैरियोप्सिस फ्रूट देखो कहाँ मिलता है, ये फीचर है आपके पोएसी का, ग्रैमिनी का, जो आप गेहूं चावल खाते हैं ना, वो कैरियोप्सिस है। सोलेनेसी में देखो आपको मोस्टली कैप्सूल देखने को मिल जाएगा, मालवेसी में भी कैप्सूल देखने को मिल जाएगा। बाकी के फ्रूट जैसे पोड, लेग्यूम, पेपो, हाँ, हेस्प्रीडियम, ब्लाउस्टा, ये सब भी अलग अलग टाइप ऑफ फ्रूट हैं। अगर आपको आता है ये सारी चीज तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, पोएसी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो ये चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडियन ग्रासेस लैंड डिवाइडेड बाय वाइट। तो वाइट ने इंडियन ग्रास लैंड को कितने भागों में डिवाइड किया, 8 भागों में डिवाइड किया। हु इज द आथर ऑफ वृक्षवेदा। तो वृक्षवेदा का आथर जो है भैया चरक है, चरक के बारे में आपने सुना होगा। इनमें से कौन से प्लांट ग्रुप है जहां पे आपको वेसल देखने को मिलता है। वेसल देखो, टेरिडोफाइटा में वेसल नहीं रहता है, जिम्नोस्पर्म में भी वेसल नहीं होता, लेकिन दो ऐसे जिम्नोस्पर्म है जहां पे वेसल मिलता है। पता है कौन कौन से है ना, नेटम और विल्विशिया। ठीक है, ब्रायोफाइटा में वेसल नहीं होता, यूं कहो तो वहां पे भैया वेस्कुलर बंडल ही नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होते हैं पेरेन्काइमा सेल के, हाइड्रॉइड और लेप्टॉइड, जो ब्रायोफाइटा के मेंबर में मिलते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्मिक ये जो फैमिली है, एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप, यहाँ पे वेसल होता है। अब देखो क्वेश्चन ने एक और ये पूछता है कि भैया वेसल लेस फैमिली कौन से है। वेसल लेस फैमिली, तो ये आप याद कर लेना, 3 फैमिली है, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी और टेट्रासेंट्रेसी। ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी और टेट्रासेंट्रेसी। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, नोट करते बने तो नोट कर लेना। और अगर आप सही बताओ ना, सीरियसली आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, अगर मैं 10 चीजें बता रहा हूँ तो 10 चीजें में से अगर आपको 6-7 पता है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एक भी नहीं पता है तो भैया मेहनत करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सामने है वही आए, जो मैं बीच बीच में बताता हूँ। यही तो भैया हमारे चैनल की खासियत है। ठीक है, कि आपको एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं जो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइपरीन एल्केलॉइड कहाँ पे मिलता है। तो पाइपरीन एल्केलॉइड आपका ब्लैक पेपर पाइपर नाइग्रम में मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जया इज द इम्प्रूव वैरायटी। आप तो जया किसका वैरायटी है, जया वैरायटी आपका राइस का।
जैंथियम, जैंथियम स्ट्रामोनियम करके आपने सुना होगा प्लांट, तो एक इस तरीके का प्लांट है, तो इसको फ्लावरिंग के लिए ना कम लाइट की जरूरत होती है, कम फोटो पीरियड की जरूरत होती है, तो इसको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। तो आप याद कर लेना, ये जो एक क्वेश्चन पूछ गया शॉर्ट डे प्लांट ना, तो आप लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, इसके एग्जाम्पल जरूर से याद कर लेना। याद करने के लिए आप जाओगे ना हमारे चैनल पे, प्ले लिस्ट एक मिलेगा आपको ट्रिक्स एंड टिप्स का, वहां पे हमने ट्रिक अपलोड किया हुआ कि कैसे इनको याद करें। वीडियो देख लेना, एक बार देख लोगे कभी नहीं भूलोगे, सारा चीज याद हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोड्यूसर, तो इकोलॉजी में पढ़ते हो ना, प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक है, फिर आपका डेट्राइटिवोर ये सब होते हैं। तो प्रोड्यूसर में देखो ग्रीन प्लांट है जिनके पास क्लोरोफिल है भैया, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, इसी के ऊपर सारा इकोसिस्टम हमारा रन करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और मैं यूं कहूं ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन सा होता है? जो हमारा स्टार्ट कोडान वाला होता है, दैट इज द मेथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, ये हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। तो आंसर तो हमारा सिस्टाइन जाएगा। अब देखो ट्रिप्टोफैन है ना, ट्रिप्टोफैन हो गया, और फेनिलएलनिन हो गया, और टायरोसिन हो गया, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं ना। ट्रिप्टोफैन को कोड सिर्फ एक कोडान करता है, ये भी आप याद कर लो। ल्यूसीन को 6 करते हैं। ये सारी चीज आपको आएगा कैसे? जब आप पढ़ोगे। देखो इस बार अभी मैं बताऊं, एमएससी एंट्रेंस हुआ, इस बार पूछा था बेसिक कौन है, तो बेसिक लाइसिन आर्जिनिन है। तो ये बेसिक अमीनो एसिड कौन है? एसिडिक जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया। एसिडिक कौन है? सल्फर कंटेनिंग एल्कोहलिक, ठीक है, अमाइनो एसिड। ये सारी चीजें पूछी जाती है आपसे। अगर नहीं आता है तो कैसे आएगा? जब आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बुक से पढ़ सकते हो या आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ऐप डाउनलोड कर लेना, टेस्ट सीरीज भी वहां पे है। अगर आपको सारा चीज आता है, सिर्फ टेस्ट देना है, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक्टिनो स्टील इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो देखो ये जो स्टीलर सिस्टम है टेरिडोफाइटा का, डॉलियार्ट और वान टिगोम ने 1886 में दिया, बताया कि भैया प्रोटो स्टील है, फिर सिफोनो स्टील है। प्रोटो स्टील के अलग अलग मॉडिफिकेशन है, सिफोनो स्टील के अलग अलग मॉडिफिकेशन है। तो एक्टिनो स्टील इज द एक्चुअल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटो स्टील, जहां पे जाइलम जो होता है स्टार शेप्ड होता है, साइलोटम के अंदर हो गया, लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल भी याद करना है कि प्लेक्टो स्टील कहाँ पे है, एक्टिनो स्टील कहाँ पे है, मिक्स प्रोटो स्टील कहाँ पे है, डिक्टियो स्टील क्या होता है, सोलेनो स्टील, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील, है ना। अब जो मैं ये चीजें बोल रहा हूँ कि एम्फीफ्लोइक कहाँ पे होता है, मार्सिलिया का राइजोम पता है आपको, एडियंसम पता है, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना। नहीं पता है तो काहे घबरा रहे हो? धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे आपको आएगा, ठीक है। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब चाहिए कि नहीं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो आप। डेली करना क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, पीएससी के पेपर सॉल्व करो। हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे अवेलेबल है, ढेर सारे यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप देख सकते हो। अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, फ्री में भी अवेलेबल है। चलो आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स। तो आप जब एल्गी पढ़ते हो, एल्गी के अंदर होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है सिनोबिया, जहाँ पे क्या होता है, कॉलोनी में सेल का नंबर और साइज फिक्स होता है। तो वालवाक्स के कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं? सिनोबिया बोलते हैं। तो इसके कॉलोनी को हम मोटाइल सिनोबिया, जैसे वालवाक्स हो गया, यूड्रीना हो गया, पेड्रीना हो गया, गोनियम हो गया, प्लेट लाइक देखता है, तो ये सब मोटाइल सिनोबिया होता है। एक क्वेश्चन पूछता है नॉन मोटाइल सिनोबिया के लिए भी, कि नॉन मोटाइल सिनोबिया क्या है, तो हाइड्रोडिक्टियान हो गया, पेडियस्ट्रम हो गया, तो ये सब नॉन मोटाइल सिनोबिया होती है ना। सिनोसाइड क्या होता है? एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, सिनोसिटिक थैलस, दैट इज द वाउचुरिया प्रोटोसिफॉन। बहुत डर लगता है एल्गी ये सब पढ़ने से ना। चैनल पे चले जाओ, पॉइंटर सीरीज देख लो, बहुत बढ़िया लगेगा। अरे हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट होगा क्रैश कोर्स के नाम से, देखोगे बहुत बढ़िया रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा, है ना। चलो आराम से चलते हैं आगे। द टेक्निक यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ पार्टिकुलर स्पेसिफिसिटी। तो भैया देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लॉटिंग टेक्निक। तो जैसे भैया सदर्न आप जानते ही हैं, दिखने के लिए होता है,
ठीक है, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए होता है, नदर्न आरएनए के लिए होता है। मैं कहता हूँ ब्लॉटिंग में ये 3 चीजें जो मैंने बताया, अगर इतना याद रखते हो तो इतना भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखो। इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भैया आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैन बी वेरी इजी थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आप देखो क्या करना चाहते हो, आप समझ लो कि एक साइंटिस्ट है या पीएचडी के स्टूडेंट है, तो भाई लैब में जैसे रिसर्च कर रहे हो तो डीएनए, आप डीएनए के ऊपर काम करना है, आरएनए के ऊपर करना है, कि प्रोटीन के अंदर करना है, अमीनो एसिड के ऊपर करना है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। आप उसको सेल के अंदर से एक्सट्रैक्ट करोगे या टिश्यू का या आर्गन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करोगे, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेथड होते हैं। तो अलग अलग मेथड होते हैं ना, कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो एचडीएस फिनाल एक्सट्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हो, सी टैप मेथड यूज कर सकते हो। सी टैप तो अभी 2024 में जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ वहां पे आया था सी टैप वाला। डीएनए और प्रोटीन वैसे आयोग ने इसको कैंसिल ही मार दिया था। तो आल ऑफ दिस मेथड के द्वारा आप कर सकते हो आइसोलेट। देखो पढ़ाई करने का तरीका क्या है ना, ये ऑप्शन जैसे यहाँ पे सी टैप आ गया ना, तो आप बीइंग अ गुड स्टूडेंट आप सी टैप के मेथड के बारे में पढ़ लो। ऑप्शन जो है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेडिएशन। तो आप एलाइजा करते हो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट ऐसे, तो यहाँ पे कोई भी रेडिएशन की जरूरत नहीं होता, लेकिन रेडियो अमीनो एसिड हो गया, रास्ट हो गया, यहाँ पे रेडिएशन की जरूरत होता है। तो जैसे रिया क्या है, देखो जैसे कोई भी टेक्निक है ना, लोग टेक्निक से डरते हैं। टेक्निक में ये टेक्निक भाई किस लिए हम परफॉर्म करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, बस इतना। प्रिंसिपल मतलब अगर एलाइजा है तो एलाइजा में जैसे एंटीबॉडी, किसी भी एंटीबॉडी एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए ये होता है। पीसीआर है डीएनए के कॉपी नंबर बनाने के लिए होता है। ब्लॉटिंग है डीएनए को ट्रांसफर नाइट्रोसेलुलोज पे। ठीक है, जो भी टेक्निक है एक लाइन में उसके मतलब क्या होता है अगर आपको पता है तो ठीक है, उतना ही चाहिए अभी फिलहाल में। फिर जब प्रोफेसर बन जाना, कहीं पे सिलेक्ट हो जाना, अगर आपको टेक्निक पढ़ाने के लिए मिलता है तो मेहनत कर लेना। ठीक है, बढ़िया से सीख लेना कि स्टूडेंट को पढ़ाओ। आजकल के टीचर भी ऐसे होते हैं, भैया लग गया नौकरी हमारा, हम तो नहीं, हमको नहीं मेहनत करना, हमको तो छुट्टी चाहिए। मेहनत करना, आप अगर बनना तो स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाना। समझ रहे हो, अभी सब कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं तो बहुत लोग होते हैं एग्जाम में सब कुछ पढ़ते हैं, एग्जाम दे देते हैं, फिर भूल जाएंगे, फिर अरे यार 2 नंबर से रह गया, फिर अगले वैकेंसी के लिए फिर से शुरू शुरू करते हैं। तो पढ़ता करो ना, थोड़ा थोड़ा नोट करा करो और चीजों को समझ के पढ़ा करो, कि एक बार पढ़ लो तो भाई कम से कम वो रहे। आपका पहचान इसी से है, आपके नॉलेज से, है ना। दूसरा फील्ड में तो ट्राई नहीं करना है ना, यही पे रहना है ना। बढ़िया से पढ़ा करो। सर ज्ञान बहुत देते हैं, हाँ भाई। चलो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है और ऑकुलर लेंस जो है 5x है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो दोनों को भाई मल्टीप्लाई करोगे तो उतना होगा 10 5 मतलब 50x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखना है तो आप कौन सा टेक्निक कराओगे, भैया मॉलिक्यूलर चीजें देखना है तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज करोगे, पता चल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल वेक्टर क्या है, आप डीएनए को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ह्यूमन सेल के अंदर, तो सबसे बढ़िया आपका एडिनो वायरस। देखो टीआई प्लाज्मिड वो प्लांट के अंदर के लिए होता है, जो एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से निकाला जाता है, उसको हम प्लांट नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं ना। लेकिन इंसानों के लिए रेट्रोवायरस या तो एडिनो वायरस। ठीक समझ गए ना। चलो तो आंसर क्या जाएगा, एडिनो वायरस जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेल्फ आर मतलब रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस इज टेक्निक विच यूजफुल फॉर, तो एलिलिक वेरिएंट पता कर सकते हैं, और इसको पता करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए चाहिए, जहां पे भैया रिपीटेटिव सीक्वेंस हो, और ये 1 से 3 लोकाई को भी डिटेक्ट कर सकता है जहां पे स्पेशल टाइप के सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आल ऑफ दीज होगा इसके आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द इंट्रांस प्रेजेंट इन स्प्लिट जीन आर नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपने सुना होगा स्प्लिट जीन के बारे में। शॉप एंड रॉबर्ट इसको 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए, है ना। तो कह रहा है इंट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। इंट्रॉन जो है देखो, इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है। यूकैरियोटिक का अगर जीन है ना तो वहां पे कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन भी होते हैं। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होता है उसको इंट्रॉन को कट करके निकाल देते हैं, एक्सॉन को जोड़ देते हैं, है ना। तो ये इंट्रॉन जो होता है सी डीएनए क्लोन में नहीं रहेगा। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, जस्ट आई एम कमिंग बैक, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है
टर्मिनेटर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपेज ऑफ विच प्रोसेस। तो देखो, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे कुछ जीन होते हैं जिसको हम टर्मिनेटर जीन बोलते हैं, जो उस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को, सॉरी टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन में होता है, टर्मिनेटर सीक्वेंस होते हैं जब mRNA बनता है वहाँ पे होता है, ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसक्रिप्शन होगा भाई, सॉरी फॉर मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट इज मेड पॉसिबल थ्रू मेथड ऑफ। तो कोई भी प्लांट है वहां पे आप डीएनए डालना चाहते हो, तो आप कौन सा टेक्निक कराओगे? आप इलेक्ट्रोपोरेशन करा सकते हो, आप माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हो, बायोलिस्टिक जीन गन का यूज कर सकते हो, मतलब ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे होगा राइट आंसर। ठीक है, कई सारे मेथड होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट ऑफ टोबैको वेयर मेड बाय द यूज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। तो वो बनाया गया था आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेसियंस की यूज से, जिसको हम जेनेटिक प्लांट नेचुरल इंजीनियर, मतलब नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। इस क्रिया कोलाई को हम गिनिया पिग बोलते हैं ना। एस्परजिलस न्यूडोलेंस यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से पैरासेक्सुअलिटी का खोज किया गया था पेंटोकार्बन रैपर के द्वारा, ये भी बात पता होगी ही आपको। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वाज सक्सेसफुल इन कल्चरिंग आइसोलेटिंग वेजिटेटिव सेल ऑफ हायर प्लांट इन सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भैया टिश्यू कल्चर के बारे में पूछ रहा है, तो हैबर लैंड ने सबसे पहले भैया आइसोलेट किया था। स्कूगन मिलर, तो ये रिलेटेड है काइनेटीन की डिस्कवरी से। आप कहोगे सर काइनेटीन क्या है? तो ये एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, प्लांट हार्मोन। CFTRI कहाँ पे है? सिंपल, अब थोड़ा तेज चलेंगे ना। CFTRI देखो यही चीज है, आपको सॉल्व कर, जैसे किताबों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कहीं से कर रहे हो आप दूसरे, मतलब देखो मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जैसे आप कहीं पे जाओगे ना, जिनको यूट्यूब पे व्यू चाहिए, लंबे वीडियो बनाना है, तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर कहेंगे न्यू दिल्ली होगा, मुंबई होगा, मैसूर होगा या चेन्नई होगा। लेकिन भाई आपको पता है टाइम बचाना है भाई, टाइम सबसे कीमती होता है ना। तो भाई यहाँ समझ गए, CFTRI के बारे में पूछ रहा है तो आपका तो मैसूर होता है, सिंपल बात खत्म। क्वेश्चन ऐसे, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है तो आप कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज करोगे? तो आप यूज करोगे स्क्रिया कोलाई का। इली लिली कंपनी ने सबसे पहले इसको बनाया था, ह्यूमेलिन उसका नाम दिया गया था, है ना। समझ गए ना। तो आप टीचर बनना, मैं नहीं कहता कि मेरे तरह, लेकिन थोड़ा आपका यूनिक हो। जैसे बॉटनी द बर्निंग डिजायर पे आज लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हो गए, और पेड कोर्स में लगभग 600 प्लस लोग हैं। आप समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि इसके यूनिकनेस की वजह से, है ना। अगला क्वेश्चन है कि कोजी फर्मेंटेशन के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है? तो कोजी फर्मेंटेशन एस्परजिलस का यूज करके किया जाता है, सोया सॉस बनाया जाता है उससे। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ चीज इन्वॉल्व विच मिक्सचर दैट कैरी आउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन कराता है? तो स्टेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस कराता है, स्टेप्टोकोकस लैक्टिक्स। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए भाई। यही सब क्वेश्चन है, 2017 का पेपर है, अभी 2025 में MPPSC होगा, 200 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। मैं गारंटी के साथ करता हूँ, अगर ये 200 क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ना, कम से कम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए हैं 2 वीडियो में, 30-35 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा 200 में से। काहे परेशान होते हो? PYQ MPPSC का सॉल्व कर लो, RPSC का देख लो, UPHSC का देख लो, CGPSC का देख लो, है। बस बात वहां पे नॉलेज होना चाहिए, आप सॉल्व किए होने चाहिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको सारा क्वेश्चन बन रहा होगा, तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं थोड़ा मेहनत करें, आपका भी हो जाएगा अच्छे से। अंबर फॉसिल बहुत अच्छा ये भी है। अंबर फॉसिल जो रेजिनस फॉसिल होता है पाइनस सक्सिनिफेरा में, रेजिन ऑफ पास्ट कोनिफर, मतलब देखो ना, जैसे ये पाइनस सक्सिनिफेरा होता है ना, तो ये ना ऐसे करके ऑरेंज कलर का रेजिनस सिक्रेशन निकालता है, तो वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड बॉल की तरह, तो उसे हम अंबर फॉसिल बोलते हैं। समझ गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, एज ऑफ एल्गी किसे बोलते हैं? तो एज ऑफ एल्गी हम बोलते हैं प्री कैम्बियर को, प्री कैम्बियर पीरियड को। द फर्स्ट माइक्रोमॉलिक्यूल विच फॉर्म ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले RNA बना था, ठीक है, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस आप पढ़ोगे ना, तो पता चलेगा कि भैया RNA जो है ये सिर्फ ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकता है। RNA इज एंजाइम विच इज नॉट प्रोटीनेसियस नेचर। आपने ये फैक्ट सुना होगा कि आर एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर बट नॉट द राइबोजाइम। तो राइबोजाइम जो है वो RNA इन नेचर का है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम।
हर्बेसियस प्लांट कब डोमिनेंट हुए जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे? तो भैया जो लेटेस्ट सबसे अभी हर्बेसियस प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म है, तो सीनोजोइक एरा में ये डोमिनेट किए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि C4 प्लांट जो है, C4 प्लांट में CO2 का एक्सेप्टर की तरह कौन काम करता है? तो CO2 का एक्सेप्टर जो होता है फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पेपा, तो ये करता है, क्या बनाता है फिर एक्सेप्ट करके? बनाता है मैलिक एसिड, सॉरी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है, फिर बनाता है मैलिक एसिड, फिर ये मैलिक एसिड जाता है मीजोफिल बंडल सी सेल से मीजोफिल सेल में जाता है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन है द प्रपोजल ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ओपेरिन हेल्डान ने दिया था सिद्धांत, ठीक है, बाद में यूरे एंड मिलर ने इसको प्रूव किया था। होमोलागस आर्गन कैसे होते हैं? तो होमोलागस आर्गन जो होते हैं उनका काम अलग अलग होता है, लेकिन उनका ओरिजिन जो होता है सेम होता है, काम अलग अलग। जैसे घोड़े का आगे का जो पैर है दौड़ने के लिए, इंसानों का हाथ पकड़ने के लिए, पंछियों का अग्रपात जो है उड़ने के लिए, तो ओरिजिन उनका सेम ही है, लेकिन उनका काम भैया अलग अलग है ना। एनालागस ओरिजिन डिफरेंट रहता है लेकिन काम सेम होता है। जैसे चमगादड़ का पंख, पंछियों का पंख और कीटों का पंख, ये सब इवोल्यूशन में आप पढ़े होंगे। मिलर ने कौन कौन से कंपोनेंट को भैया यूज किया ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूव करने के लिए? तो मेथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन और वाटर वेपर का यूज किया था। अगला क्वेश्चन है कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से टेक्निक है जो हम फॉलो कर सकते हैं? तो कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं, मेड़बंदी करके खेती कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, खेतों में जो फसल की कटाई करके उसका जड़ छोड़ सकते हो, क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, यानी आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप अपने खेत में लगा सकते हो ताकि क्या रहे, आपका नमी बने रहे, मतलब उर्वरा शक्ति भी आप कह सकते हैं। तो आल ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, मतलब जो बरसात का पानी उसको आप कैसे मैनेज करोगे? तो मैनेजमेंट आप रनिंग वाटर करोगे, अंडरग्राउंड वाटर का करोगे, स्टोरेज वाटर का करोगे, तो वाटर मैनेजमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो आल ऑफ देखो ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब तो भैया आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है भैया आप कितना समझते हैं उससे आपका सॉल्व होगा ना, है ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो वियना में हुआ था ये, सिंपल क्वेश्चन है। आर सिलेक्शन स्पीसीज के लिए क्लाइमेट कैसा होता है? तो इनका नंबर बहुत ज्यादा रहता है, जल्दी जल्दी मर जाते हैं, तो वेरिएबल और अनप्रिडिक्टेबल होता है भाई, बहुत हमेशा चेंज होता रहता है। क्लच साइज बड़ा होता है, क्लच साइज मतलब कि प्रोजेनी का नंबर यहाँ पे बड़ा होता है, तो ये जल्दी जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। टाइप टाइप थर्ड टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व होता है। आप कहोगे सर सर्वाइवरशिप कर्व क्या है? तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। जैसे हम इंसानों के लिए, हाथियों के लिए टाइप 1 होता है। आप ये सब कहाँ पढ़ोगे? जब आगे आप जैसे CSIR की तैयारी अगर आप किए हो या करने वाले हो आगे, तब ये सब इकोलॉजी में आप पढ़ते हो, ठीक है। काफी चीजें हैं भाई पढ़ने जानने के लिए। आपको क्या लगता है कि आप एक सिलेबस देख लिए पढ़ लिए उतना है? नहीं, सिलेबस के बियॉन्ड जाके जब आप चीजों को सीखते हो, समझते हो, तो बहुत कुछ जानने को मिलता है आपको। चलो आगे चलते हैं हम। द रिवाइज्ड मोटर व्हीकल एक्ट इंडिया फुली इन फोर्स फ्रॉम द मंथ एंड टाइप, तो भैया जो व्हीकल मोटर एक्ट है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, तो वो जुलाई 1989 से अच्छे तरीके से लागू हुआ हमारे इंडिया में। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किससे होता है? तो DDT होता है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? ट्रैफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट है इनका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसे कहते हैं। इसी से रिलेटेड है रिचेल कर्सन है, तो इन्होंने एक बुक लिखा था दैट इज द साइलेंट स्प्रिंग, तो ये सब याद कर लेना ना, साइलेंट स्प्रिंग। इन्होंने बताया था भैया ऐसे ही पेस्टिसाइड पॉल्यूशन होता रहा तो क्या होगा, एक्चुअली में होता क्या है, DDT हो गया या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ना, तो इनका कंसंट्रेशन बर्ड के अंदर ज़्यादा जाके बढ़ जाता है, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। जिससे क्या होता है, अंडे तो देते हैं पंछी लोग, लेकिन बच्चा निकलने से पहले अंडा फूट जाता है। तो इन्होंने रिचल कर्सन ने साइलेंट स्प्रिंग लिखा और बोला कि भैया ऐसे ही पेस्टिसाइड पॉल्यूशन होता रहा ना, तो एक दिन बसंत ऋतु आएगा, लेकिन बसंत ऋतु में चहचहाने के लिए चिड़िया नहीं बचेंगी, साइलेंट स्प्रिंग हो जाएगा। मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल कहाँ होता है भैया? तो आपको पता है मेघालय, मानिसराम मेघालय, ठीक है। पहले चेरापूंजी था, अभी मानिसराम मेघालय हो गया। तो ये तो जीके का क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे। द ग्रेटेस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास अकर इन द एरिया आप, तो ये होता है भैया रेन फॉरेस्ट में, या फॉरेस्ट आप कह लो। डिजर्ट ग्रासलैंड माउंटेन होगा नहीं भाई,
फॉरेस्ट ही है। अगला क्वेश्चन, द मेजर फैक्टर विच डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम, तो किस तरीके का बायोम बन रहा है उसके लिए क्या मेजर फैक्टर है? आपका प्रिसिपिटेशन और टेम्परेचर, वाटर एंड टेम्परेचर। अब जैसे मान लो वाटर जहाँ पे बहुत ही कम है, बहुत ही लो है, टेम्परेचर भी बहुत ही कम है, तो ये क्या बनेगा पता है? ये बन जाएगा आपका टुंड्रा, आइसलैंड। या हम कहें जहाँ पे वाटर बहुत ही कम है, बहुत ही स्कार्सिटी वाटर का है, लेकिन क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, क्या बन जाएगा पता है? डिजर्ट। तो ऐसे करके इस अलग अलग तरीके का बायोम बनाने में वाटर यानी प्रिसिपिटेशन और टेम्परेचर का रोल होता है। बी वाला आप नहीं जाओगे, वाटर और क्लाइमेट टेम्परेचर होता है भाई। एनसीईआरटी की लाइन है ना, अगर हो तो लोग कहते हैं सर क्या एनसीईआरटी पढ़ ले। एनसीईआरटी आप पहली बार पढ़ने जाओगे ना, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, उसका लाइनिया नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हो? अगर आप बहुत जैसे पढ़े हो चीजें, बुक वुक पढ़े हो, किसी टीचर से पढ़े हो एक बार, तब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एनसीईआरटी को डिकोड करने आना चाहिए, अगर आप डिकोड कर पा रहे हो तो सही है, समझ रहे हो, तब आप समझ पाओ। देखो जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा, जैसे क्या क्या चीजें एनसीईआरटी से आती है, जैसे विच टाइप ऑफ वाटर इज नॉर्मली अवेलेबल टू द प्लांट फॉर देयर लाइफ, तो ये कैपिलरी वाटर होता है, ये भी एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले में है, दिया गया है ना। अब मैं बताता हूँ कि क्या आपके 11-12 से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये भी एनसीईआरटी मिल जाएगा पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर, इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले में, या आप कहे तो इकोसिस्टम में एक्चुअली में, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ए फुल्ली डेवलप प्लांट कम्युनिटी इज नोन एज, तो इसको प्लांट सोसाइटी कहते हैं। इसको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका कॉमन सेंस चाहिए, और अगर बुक कहें तो ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको पीडी शर्मा, एपी योडम ऐसे बुक पढ़ने पड़ेंगे या गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बायोटिक पोटेंशियल क्या कहते हैं, ये भी एनसीईआरटी के अंदर है लेकिन हिडन फॉर्मेट में है, डायरेक्ट नहीं दिया है। तो बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का क्षमता होता है कि फेवरेबल कंडीशन में वो कितने बच्चे पैदा कर सकता है। हाँ, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो यही है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर है। प्लांट सक्सेशन अकरिंग इन द सैंडी एरिया, तो इसको हम बोलते हैं सेमोसियर, ये भी आप एनसीईआरटी के अंदर पा ही जाओगे, ठीक है। अरे नीट वाले बताते हैं भाई, आगजेलोसियर क्या है, जीरोसियर क्या है, सेमोसियर क्या है, हाइड्रोसियर क्या है, सक्सेशन वाले में आप पाओगे इसको, समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा है, द टोटल वे आर लाइफ आर रोल ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम, तो इकोलॉजिकल निक बोलते हैं। ग्रीनल ने बताया था कि भैया अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में रह रहा है तो वो कैसे रह रहा है, कैसे अपने बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी आप एनसीईआरटी के अंदर पा ही जाओगे इकोलॉजिकल निक के बारे में, है ना। मैं बताते चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जो आप कहते हैं सर स्टैंडर्ड बुक बता दीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बेस से ही होते हैं, जो आपने बेस पढ़ा 11th-12th बीएससी में पढ़ा है ना, वही होता है, ठीक है, समझ गए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी देखो, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी दिया टेंसले ने, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दिया क्लीमेट्स ने, और क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी दिया विटेकर ने। तो ये 3 थ्योरियां हैं सक्सेशन का, ये भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, कोई अच्छा टीचर अगर आपको, जैसे एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई पढ़ा रहा है सक्सेशन के बारे में तो बताएगा सक्सेशन के टाइप में कि भैया पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी क्या है, मोनोक्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स पैटर्न क्या है। फिर उसके बाद वो बताएगा सक्सेशन के मॉडल कि फैसिलेशन मॉडल क्या होता है, टॉलरेंस मॉडल क्या होता है, इनहिबिशन मॉडल क्या होता है, समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी में जैसे आप सक्सेशन दे दिया तो भैया उसका अनेदर लेवल पे जाके आप किस तरीके से पढ़ सकते हो वो चीज मैटर करता है। कोलेन काइमेटस हाइपोडर्मिस, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है कि भैया कोलेन काइमा जो होता है वो डाइकार्ड के स्टेम में सिर्फ पाया जाता है, वो भी हाइपोडर्मिस वाले रीजन में। तो आप खोज लो डाइकार्ड क्या है, ये सब मोनोकार्ड है, ये है। अब डाइकार्ड के स्टेम में कोलेन काइमा सिर्फ स्टेम में होता ही है ना। और एनसीईआरटी में इस बात को बड़ी खासियत से लिखा गया है। आप कहोगे सर क्या आप हमको कह रहे हैं कि एमपीपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ ले हो जाएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से सिर्फ हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें एनसीईआरटी में ही होता है। हाँ, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे चीजें मिल जाएंगी, अब मैंने पढ़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ द चीजें वही से होती है। देखो 11th-12th में ही चीजें रहती हैं जो बेस बनाती है, फिर वही आप थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे बीएससी में पढ़ते हो, एमएससी में जाते हो तो और ब्रॉड होता है, तो अलग ही लेवल पे होता है, फिर आगे जाते हो तो आगे तो भैया टॉपिक करके
आगे तो आपका दिमाग जो स्पेशलाइज हो जाता है, सिर्फ आप एक पढ़ते हो। जो पढ़ना होता है आपको, मैं सही बताऊं, बीएससी में अगर आपने कायदे से चीजें समझा है, टीचर अच्छे मिले हैं, टीचर नहीं मिले, मान लो आपके अंदर वो जुनून था कि हमको पढ़ना है, तो आप पढ़ लेते हो, है ना। आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप एंड नेचर ऑफ वेस्कुलर बंडल इन वीट रूट। रूट है मोनोकार्ट का, ये भी एनसीईआरटी में दिया है कि भैया रूट रहेगा ना, देखो रूट में इक्जार्ज होता है। अब इक्जार्ज इंडार्ज क्या है, कमेंट सेक्शन बताना। स्टेम रहेगा तो इंडार्क जाइलम रहेगा। अब रूट है तो पॉलीआर्क रहेगा, और रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट में होता है, और रिंग में अरेंजमेंट होता है भैया स्टेम के अंदर। तो ये डी, ये भी आपको एनसीईआरटी के अंदर बखूबी एनाटॉमी के अंदर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो भैया ईस्टमैन और गायनोसियम का नंबर देख के इन्होंने बांटा था, सीवी लीनियस ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप कहोगे सर क्या ये भी एनसीईआरटी मिल जाएगा? एनसीईआरटी में नहीं, देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करके एक चैप्टर है ना, वहां पे है ये चीज। बेंथम हुकर नेचुरल वाला था। अब अगला है, विच कंपाउंड इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम। सिलिका भैया, सिंपल, एनसीईआरटी में ये भी मिल जाएगा, है कि नहीं। ऐप डाउनलोड किए हो? कर लेना भाई ऐप हमारा डाउनलोड। अब हमको लोग सिखाएंगे सर ऐप नहीं ऐप होता है, हमको नहीं आती इंग्लिश। हम्म, सिखाया मत करो, हम यहाँ पे सिखाने के लिए हैं आपको। भैया लैंग्वेज मत पकड़ो यार, अगर कोई बॉटनी में गलत चीजें बता दूं, कोई कॉन्सेप्ट में गलत चीजें बता दूं, तो आप हमको बताओगे तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है कि सर ये हो गया। और वो भी बताने का तरीका होता है यार, आप डायरेक्ट मैसेज कॉल करके अरे ऐसे गलत क्यों बताते हैं सर, एक बार देख लिया कीजिए, बताने से पहले गलत बता देते हैं, हम वही याद कर लेते हैं ऐसे। चलो आगे चलते हैं। क्या एनसीईआरटी? भाई एनसीईआरटी कहने का मतलब ये है, जो आप इतना स्ट्रेस लेते हो कि अरे सर कौन सी स्टैंडर्ड बुक से पढ़े कि हमारा एमपीपीएससी हो जाए, आरपीएससी हो जाए। हाँ बहुत टफ रहता है। टफ भैया देखो, अगर मैं कहूँ 150 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो बेसिक आपका ना, अगर 120 क्वेश्चन की बात करें ना, 120 क्वेश्चन यही सब पूछता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप 30 क्वेश्चन भैया वो है, तो वो थोड़ा टफ रहता है, वो आप चाहे जितना पढ़ोगे, 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो लोग गलत देंगे पहले, बाकी 20 क्वेश्चन रहेगा वो जो पढ़े लिखे हैं, अगर थोड़ा मेहनत करो लग जाएगा कॉन्सेप्ट से। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि जो बेस चीज है भैया वो नॉर्मल है ना, लगभग 70-80% चीजें किसी भी एग्जाम में बेस ही आ रहा है, तो बेस तैयार करो अपना। बॉटनी द बर्निंग डिजायर का मेन मोटो है बेस तैयार करो। ये नहीं कि बस एग्जाम निकल गया चलो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया फिर हमारा मौज नहीं। भाई आप देखो टीचर बनने जा रहे हो, इंडिया के अलग अलग जगह बच्चों को पढ़ाओगे, तो आपको वो मौका नहीं मिला, शायद आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप कहीं जाए तो आप फेवरेट टीचर बने उनके, हैं पढ़ाएं तो आपको लोग लाइक करेगी यार, आज इनकी क्लास है, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। ऐसे टीचर आप बनो, मैं चाहता हूँ, समझे। चलो आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये भी एंगलर एंड प्लेंटल, एनसीईआरटी में बखूबी ये दिया गया है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो क्यों इंग्लैंड में, ये भी एनसीईआरटी के अंदर। आज मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा, ये भी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। हैराकी अरेंजमेंट का कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखो मैं एक कहानी बताऊं आपको थोड़ा सा। तो उस समय मैं 12th पास किया था। मेरी बातें सुनना पसंद करते हो कि नहीं आप लोग? तो बीएससी का एंट्रेंस हो रहा था बीएचयू का, तो मेरे सारे दोस्त भी भर रहे थे एंट्रेंस। तो मैंने ना सोचा चलो लाओ थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन भरता है। मैं कोई काम करने से पहले, कोई एग्जाम देने से पहले पीवाईक्यू देखता हूँ, मेरी आदत है शुरू से। तो मेरे को मिला पहला क्वेश्चन यही, 12th पास किया था, बीएससी का एंट्रेंस हो रहा था बीएचयू का, ये क्वेश्चन मुझसे लगा नहीं, सही बता रहा हूँ, उस समय मैं मुझे नहीं आया। फिर मैंने कहा भाई जब पहला क्वेश्चन नहीं लग रहा तो मैं भरूंगा ही नहीं बीएससी का फॉर्म। मेरे सारे दोस्त, मतलब बहुत लोग बीएचयू बीएससी एंट्रेंस का फॉर्म भरे, सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का, ठीक है, मैंने भरा ही नहीं था। तो फिर बीएससी किया, फिर सेकेंड ईयर से बॉटनी को अच्छे से पढ़ा, एमएससी एंट्रेंस दिया, बढ़िया रैंक के साथ, रैंक 3 के साथ सिलेक्ट हुआ मैं बीएचयू में एमएससी के लिए। फिर थर्ड सेमेस्टर में जेआरएफ गेट ये सब हो गया, फिर पढ़ाने का शौक आ गया, पढ़ाने लगा आप सबको, तो ऐसे करके आप देखो अपने आप को जानते हो कि आप कितने पानी में हो, मतलब कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितने पानी में, बुरा लग जाएगा सुन के ना।
तो भैया गहरे पानी में उतरो समुद्र में, नॉलेज का तो दरिया है ना। आगे चले। So the next question is according to Conquest, which group of plant were branded as the possible ancestor of angiosperm? Lignioterideals होता है। अब इसके लिए ना मैं ये क्वेश्चन जो है ना बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी क्या भैया, स्टैंडर्ड बुक खोल के देखोगे ना उसमें रहेगा लेकिन आपको मिलेगा नहीं। कॉन्क्रिस्ट वाला बीएससी में लोग पढ़ाते हैं लेकिन लोग टीचर कहते हैं अरे यार बैंथम मुगर का कर लो, लीनियस का कर लो काफी है, कॉन्क्रिस्ट का लोग छपवा देते हैं, नोट दे देते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं, तो ये टफ क्वेश्चन है एक तरीके। साबुदाना, सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम द साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है, सागो इससे होता है, एनसीईआरटी मिल जाएगा। जियार्डियाना को हम चिलगोजा पाइन बोलते हैं। मेगाफाइलस पिन्नेटली कंपाउंड लीफ फाउंड इन, तो मेगाफाइलस टेरोप्सिडा का है, ये भी एनसीईआरटी में है लेकिन टीचर पढ़ाते नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्पोर बन रहा है, वेस्कुलर बंडल है, फ्लावर नहीं है, तो ये कौन सा है भैया, ये टेरिडोफाइटा के बात कर रहा है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम की बात कर रहा है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। ठीक से देख रहा हूं ना, दिख रहा हूं ना मैं आपको। आज आप कहोगे सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी बहुत हो गया, मतलब आप हमारे आयोग के समझते क्या हैं? हाँ, कुछ समझ, अरे यार समझना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, सिंपल ही चीजें हैं, आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना बेस मजबूत करोगे आपका हो ही जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इन लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है तो ओनली वन सेल्स होता है, ये नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा वशिष्ठा की बुक, एस चंद पब्लिकेशन। अगर आप लोअर बॉटनी पढ़ना चाहते हैं बढ़िया बुक है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, बढ़िया बुक है। टाइम है तब पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि सर हमारा 2 महीने बाद एग्जाम है, क्या हम अभी से बुक खरीद लें? नहीं हो, कैसे पढ़ोगे? चलो आगे चलते हैं। Which of the following has the presence of stomata and chloroplast in their capsule wall, तो एंथोसिरास है, और इसको ये नहीं है, आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। ठीक है, मैं बता दूं कहाँ पे मिलेगा, आप सर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, जीआरबी में भी नहीं मिलेगा। इसको पढ़ने के लिए या तो आप यहीं से नोट बना सकते हैं या तो इसको पढ़ने के लिए आप स्टैंडर्ड बुक का फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थैलाइड प्लांट बॉडी है और इंडिपेंडेंट डोमिनेंट गैमेटोफिटिक फेज प्रेजेंट है, तो मतलब थैलाइड प्लांट बॉडी एल्गी मिलेगा, इंडिपेंडेंट डोमिनेंट गैमेटोफाइट आपको ब्रायोफाइटा मिलेगा, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट रहता है, एनसीईआरटी मिल जाएगा। लीफी ब्रायोफाइट कौन है, तो पुरेला है भैया, ये सब जो है थैलॉइड है। गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा का कैसा होता है, तो इंडिपेंडेंट होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है, एनसीईआरटी मिल जाएगा। मेंबर ऑफ एल्गल क्लास, जहां से एल्जिनिक एसिड एल्जिनेट बनता है, तो ये आपका फियोफाइटा एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जब आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, तो वहां पे टीचर आपको बताते हैं कि एल्जिनिक एसिड कहाँ से मिलता है, आयोडीन कहाँ से मिलता है, ब्रोमीन कहाँ से मिलता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ नीट वाले बच्चे हैं, अगर आप नीट की तैयारी किए हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन एज ए सिंपल है। मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी मिल जाएगा, ये सब क्वेश्चन है ना, देखो तैयारी करो ना, सीरियसली बता रहा हूँ आपसे, अगर आज से आपका 2 महीने 3 महीने एग्जाम है तो आपसे ये क्वेश्चन बनने चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ, तभी आप रेस में बरकरार रहेंगे। समझ रहे हैं? और आपके पास अगर अभी 6 महीने हैं, 6 महीने ज्यादा हैं, कुछ भी नहीं आता है ना, आज से भी पढ़ोगे ना बढ़िया कवर अप करोगे, समझे? चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्गी इज गुड सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। आप हमेशा पढ़ते हो सिंगल सेल प्रोटीन, एनसीईआरटी में भी दिया है कि भैया हमारा स्पाइरुलिना है और क्लोरेला है, स्पेस फूड की तरह यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन किससे होता है, तो एस्परजिलस नाइगर से होता है, एनसीईआरटी मिल जाएगा। फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म से कौन सा हार्मोन निकला, जिब्रेलिन, हम लिखते हैं GA3। पेनिसिलियम नोटेटम, एनसीईआरटी 1928 में, भैया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने खोज लिया पेनिसिलिन। पक्सिनिया ग्रैमनीस, इसका लाइफ साइकिल बहुत जरूरी है, लोग हमसे पूछते रहते हैं सर क्या सब जीनस पढ़ना जरूरी है फंजाई एल्गी में, तो अगर फंजाई पढ़ रहे हो तो पक्सिनिया पढ़ लेना अच्छे से, बढ़िया से, कौन सा स्पोर कहाँ पे जाता है, कहाँ पे बनता है, कैसे, ब्राउन रस्ट क्या है, येलो रस्ट क्या है, ब्लैक रस्ट क्या है, व्हाइट रस्ट क्या है ना। फंजाई में किसी का लाइफ साइकिल आए या ना आए, पक्सिनिया का आना चाहिए आपको। कर लोगे ना? सर कहाँ से करे?
जहां से यार यूट्यूब से आप कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो। देखो बॉटनी अगर पढ़ना है ना बढ़िया तरीके से, हमसे पढ़ना है, देखो यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ, आप डेमो देख ही रहे हैं पीपीटी के थ्रू। जैसे मैं आपको दिखा दूँ पीपीटी, जैसे यहाँ पे है ना, एक मिनट रुको मैं आपको पीपीटी दिखा दूँ। जैसे देखो ये कैसे फुल स्क्रीन कैसे होगा, जैसे देखो ये आप दिख रहे हो, जैसे ये मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया हुआ है ना। अगर आपको हमसे पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं हर चीज को। ठीक, ये सब आप देख रहे हो ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, सही से दिखेगा नहीं, अरेंज नहीं करूंगा नहीं तो फिर से मुझे, तो ये सब आपको पढ़ना है पीपीटी के थ्रू अच्छे तरीके से। हाँ, मैं नहीं दिखूंगा क्लास में, जैसे इसलिए वीडियो, जैसे जो लेक्चर होते हैं क्लास के ना, वहां पे हम वीडियो बंद करके पढ़ाते हैं। वीडियो अगर रहे ना तो ज्यादा एमबी का बन जाता है क्लास। मेरी बातों को समझना जरूरी है, जरूरी थोड़ी ना कि मैं दिखूं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे मेरा वीडियो तो ऑफ रहता है, लेकिन सही तरीके से पढ़ाया जाता है, डीपीपी दिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो मेंडल के बारे में इतना भाई चीजें हैं, हर चीज मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो आप ऐप पे जाकर रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो आज 16 मार्च 2025 को वीडियो बना रहा हूँ, तो रैंकर बैच है। अभी हो सकता है बाद में आप देख रहे हैं तो कोई दूसरा नया बैच आ गया हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं, हमसे। सिर्फ मैं नहीं हूँ, और अच्छे अच्छे टीचर हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें। सर प्रमोशन बहुत करते, अरे बता रहा हूँ भाई, आप ज्वाइन करोगे सीरियसली यू लाइक इट। ठीक है, सोचोगे यार बॉटनी द बर्निंग डिजायर पहले मिल गया होता तो हम बहुत कुछ चीज सीख लिए होते। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल आप एडिबल फंगस बिलोंग टू विच जीनस, ये भी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। एगेरिकस बायोस्पोरस, एगेरिकस काम्प्रेस्टिस, ये है। प्रेजेंस ऑफ हास्टूरिया इज द स्पेशल फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, तो ये भैया आपका है हास्टूरिया, आपको मिलेगा सेलुलर इंडोस्पर्म में, ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम्पेटिबिलिटी आर प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द पॉलन एंड स्टिग्मा, तो हर जगह मिल जाएगा, एग्जाइन पे रह सकता है, इंटाइन पे रह सकता है, सरफेस, ये भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन इतना डिटेल में नहीं वहां पे बस। क्या हुआ भाई? चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वेयर फोटोकेमिकल रिएक्शन आर कैरीड आउट बाई, तो भैया ये होता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर, ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग विच प्रोसेस, तो ये होता है फर्मेंटेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बहुत अच्छे से पढ़ना। कोई भी एग्जाम जिंदगी में देने जा रहे हो भैया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो अलग अलग हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, उनका नेम, उनका अरेंजमेंट, उनके इनहिबिटर याद कर लेना। एनसीईआरटी में है वैसे, कोड पढ़ रहा है भाई मेरे। एक मिनट आगे चलूं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टोमेटल ओपनिंग इन प्लांट लीफ टेक्स प्लेस व्हेन व्हेन कब होता है? टर्गर प्रेशर चेंज होता है भैया, स्टोमेटा होता है, ये इनर लेयर जो थीन होता है, आउटर थीक होता है, ठीक है। फिर यहाँ ये ठीक होता है, एक्चुअली में ये थीन होता है, पानी भरता है इधर, ये खींचता है, इधर से ये खींचता है, टर्गर प्रेशर चेंज होता है, खुल जाता है। एनसीईआरटी में बहुत बखूबी इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगला फिर चलते हैं, नाइट्रोजन इज मोस्टली एब्जॉर्बेज इन विच फॉर्म ऑफ द सॉइल, तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम बोलते हैं निफ जीन। निफ जीन के साथ साथ फिक्स जीन भी होता है, लेकिन दोनों साथ में तो निफ जीन, ये भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। पॉल एंड एम्ब्रियो से किसने खोजा था? तो निमैक ने खोजा था भैया। अब देखो ये जो अलग अलग नाम है ना, विंकलर हो गया, इन्होंने विंकलर ने 1908 में क्या खोजा था ये आप बताना। पी माहेश्वरी ने धतूरा एनोक्सिया के ऊपर काम किया। नमाशी ने डबल फर्टिलाइजेशन 1898 में खोजा, लीलियम और फिटिलेरिया के अंदर। बी क्रोमोसोम कहाँ पे पाया जाता है? तो बी इज द ऐसा क्रोमोसोम जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करता, सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम बोलते हैं, तो ये मेज के अंदर पाया जाता। टर्मिनल अनपोलर सेगमेंट प्रेजेंट आर सर्टेन क्रोमोसोम, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम टीलोमियर। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्लांट वायरस स्टडीड बाय एडोल्फ मेयर, तो एडोल्फ मेयर ने टोबैको मोजेक वायरस के बारे में स्टडी किया, ये भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। हर्बेरियम सीड का साइज 29 × 42 सेमी, तो ये भी आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। बैक्टीरिया किसने खोजा? लिवेनहॉक ने खोजा। हुक ने सेल को खोजा। लिवेनहॉक के बुक का नाम सेक्रेट ऑफ द नेचर।
रॉबर्ट हुक के बुक का नाम माइक्रोग्राफिया, कोच ने कोच पास्टुलेट दिया, लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी दिया। तो ये सब चीजें है ना। आप देखो किताब में जाओगे ना एक साथ नहीं मिलेगा। अब देखो जैसे साइंटिस्ट के नाम से बहुत लोग डरते हैं, कहते हैं यार सर कैसे याद करें साइंटिस्ट का नाम। जितने भी साइंटिस्ट का नाम है एक एक काम किए हैं आपको देख के। अब जैसे ये 4 साइंटिस्ट का नाम है याद कर लो। जैसे मैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में कहूँ तो आप कहोगे सर न्यूक्लियस आर्किड के रूट सेल से खोजे थे। ठीक है, कैरी मुलिस तो सर पीसीआर खोजे थे, ए टिसेलियस इलेक्ट्रोफोरेसिस खोजे थे। तो ऐसे करते करते चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना तब आपको नाम याद होगा। समझ गए। वैसे भी हमने फ्री में पीडीएफ दिया हुआ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर खोज के कहीं से आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए हमसे, टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहां पे कहिए सर साइंटिस्ट वाला पीडीएफ दे दीजिए, हम दे देंगे आपको फ्री में। ऐप पे भी मिल जाएगा, ऐप पे डाउनलोड करके जाओगे फ्री मटेरियल में, वहां पे मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द मालिकुलर सीजर, मालिकुलर नाइफ, मालिकुलर सीजर, इसको हम बोलते हैं इंडोन्यूक्लियोज को। लाइगेज को हम मालिकुलर ग्लू बोलते हैं। एनसीईआरटी में बखूबी दिया गया है ये चीज। फर्न प्रोथैलस कैसा होता है, तो ये हार्ट शेप होता है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा भैया। आप कहोगे सर 2017 का है, तो 2017 का एनसीईआरटी में से आ गया, तो आप 2024 का उठा के देख लेना, क्वेश्चन ऐसे ही है। सेल वाला फंजाई किससे मिलकर बना होता है, काइटिन और हेमिसेलुलोज का। एक्चुअली में काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, और यहाँ पे लिंकेज होता है बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक। ठीक है। हेटेरोट्राइकस सेल की कौन सा है, जहां पे आपका प्रोटेस्ट और इरेक्ट ब्रांचिंग सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्राइकस एल्गी। तो ये भैया फ्रिशेल्ला में होता है, फ्रिशेल्ला। ये नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, द फैमिली ऑफ जीन इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस होम्योस्टेटिस रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ इन्फ्लामेशन। तो सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस कराने के लिए जीन पूछ रहा है, और एपोप्टोसिस कराने के लिए तो इसको भैया कैस्पेस बोलते हैं हम, कैस्पेस। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिजरपाइन ड्रग कहां से निकाला जाता है, तो रिजरपाइन राउल्फिया सर्पेंटिना एपोसाइनेसी का मेंबर है, रूट से निकाला जाता है, और इसके बाद सिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड काम करता। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन ड्रग कहां से निकाला जाता है, तो ई कैथेरेंथस रोजियस से, एंटी कैंसरियस ड्रग है। आप एक क्वेश्चन हमको बता दो, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके बाद से एक ड्रग एंटी कैंसरियस ड्रग निकाला जाता है, और उसका ड्रग का नाम भी बताना। बताओगे कि नहीं, नहीं बताओगे। सर हम तो नहीं बताएंगे, हमको आता ही नहीं, ऐसा सोच रहा है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, तो भैया ये दिए थे लैमार्क जी। ठीक है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ह्यूगो डिवीज ने इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लेमियाकियाना के ऊपर काम करके दिया था क्या, म्यूटेशन थ्योरी। बफन कौन है भाई, अब बफन देखो मुझे भी नहीं पता, अब इसको करना पड़ेगा गूगल। वायराइड कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग, तो वायराइड को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिर्फ वहां पे अगर आरएनए है तो आप कह सकते हो कि भैया आरएनए है, इन्फेक्शियस पार्टिकल सिर्फ, तो वो है आपका वायराइड, टियोडाइनर ने खोज किया था। हार्डिक वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कौन कौन से फैक्टर होनी चाहिए, तो रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, वहां पे म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज बड़ा होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लू ग्रीन एल्गी दैट फिक्स नाइट्रोजन इन फन एजोला, तो एजोला के अंदर कौन होता है, एनाबिना होता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आएगा नहीं वैसे। हाँ, एपोप्टोसिस जब आप पढ़ते हो तो साइटोक्रोम सी कहां से रिलीज होता है, तो माइटोकांड्रिया से रिलीज होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो इस तरीके से ना हमने ये सब जो क्वेश्चन ऐसे आप बड़े बड़े दिख रहे हैं एमपीपीएससी 2024 के एक्चुअली में। तो ये दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट हमने ऑलरेडी आपको वीडियो अपलोड किया था। आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कहीं से भी पा जाओगे, या सर्च कर लेना एमपीपीएससी बॉटनी 2017 पार्ट 1 सोल्यूशन बाय बॉटनी द बर्निंग डिजायर। ठीक है। तो सारा देखो जितने भी पीएससी के पेपर है हमने सारा लगभग अपलोड किया हुआ है, तो आप हमसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐप डाउनलोड कर लेना।